जय हिंद मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे। ठीक है, और बहुत प्रसन्नता का यह विषय है कि आज चतुर्भुज पूरा समाप्त हो जाएगा। आपका समलंब चतुर्भुज जो बचा हुआ था वो आज पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के क्लास के स्टार्ट करते हैं और समलंब चतुर्भुज के बारे में बताते हैं आपको कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, आइए। तो देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका एक युग्म कैसा हो, समांतर हो। मतलब कहने का यह हुआ कि जैसे कि हम कहें आपसे कि ये आप समलंब चतुर्भुज है और जिनका एक युग्म कैसा हो, समांतर बने, तो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अर्थात ये वाला ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये समांतर होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ए डी इज पैरेलल टू क्या होगा, बी सी के बराबर होगा, यानी समांतर होगा। तब हम इसे बोलेंगे ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की जो विकर्ण बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, समानुपातिक होंगे। अगर हम यहाँ पर ऐसे समलंब चतुर्भुज में एक ऐसे विकर्ण निकाल दें तो ये क्या बनेगा, ओ। तो हम यूं बोलेंगे कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। तो देखिए विकर्ण इसके क्या है, एक दूसरे के जो विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक बांट रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक अनुपात में, रेशियो में बांट रहे हैं दोनों। ठीक है, और जब अनुपात में बांटे तो समझ जाइए क्या है, आपका समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे कैसे करते हैं, समानुपातिक विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जब समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपात में बांटेंगे तो देखिए इनकी जो कोण बनेंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए जो इनके कोण होंगे एक दूसरे के संपूरक हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होगा वो समांतर जो लगातार भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं के लगातार कोण कैसे होंगे, संपूरक होंगे। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। और कोण डी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कहने के तात्पर्य हुआ कि आपका जो समलंब चतुर्भुज होगा उसके जो समांतर भुजाओं के लगातार कोण हैं वो कैसे होंगे, संपूरक हो जाएंगे। समांतर भुजाओं के जो लगातार कोण है वो कैसे हो जाएंगे, संपूरक हो जाएंगे। ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब देखिए अगर हम समलंब चतुर्भुज में एक समांतर भुजा के समांतर कोई भुजा खींच दें तो वो असमांतर भुजा को समानुपाते बांटेगी, असमांतर भुजा को समानुपाते बांटेगी। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजा है और समांतर भुजा पर अगर कोई समांतर रेखा खींच दे तो वह समांतर भुजाओं को अनुपात में बांटेगा। अर्थात इस प्रकार से, जैसे कि समांतर भुजा है ये इसके पैरेलल हो गई। जब इसके पैरेलल भुजा है और ये दोनों कैसी हैं, असमांतर भुजाएं हैं, ए बी सी और डी। अगर हम इस समांतर भुजाओं के कोई रेखा खींच दें हम तो देखिए ये समांतर भुजा के समांतर है लेकिन असमांतर भुजा को अनुपातिक बांटेगा। मतलब ये ई मान लें हम, ये एफ मान लें, तो आप बोल सकते हैं असमांतर भुजा को समानुपात में विभाजित करेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ सी, इस अनुपात में विभाजित कर देगा वो समांतर भुजाओं को, असमांतर भुजाओं को। क्लियर है ना, असमांतर भुजाओं को इस अनुपात में विभाजित कर देगा। क्लियर है। आइए अब देखिए समलंब चतुर्भुज की कहानी हो गई। अब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में देखें तो क्या होता है, जो समलंब चतुर्भुज होता है उसकी जो आमने सामने की भुजाओं का युग्म बनता है, विपरीत भुजाओं का समांतर विपरीत भुजाओं का युग्म बनेगा। लेकिन जब असमांतर भुजाएं बराबर हो जाएं, जब किसी चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं बराबर हो जाएं, जब किसी समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं बराबर हो जाएं तो आप बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही है। अर्थात देख लीजिए कैसे अगर हम इस प्रकार से कोई फिगर ड्रॉ कर दें और हम बोलें ए बी बराबर किसके है, सी डी के बराबर है, तो हम बोलेंगे क्या है, समद्विबाहु चतुर्भुज है। क्या है, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज है। अर्थात दो असमांतर भुजाओं की माप बराबर हो गई।
दो असमांतर भुजाओं की माप अगर बराबर हो गई तो वो क्या बोलेंगे आप, तब बोलेंगे आप समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज। बात समझ में आ रही होगी, स्पष्ट रूप से पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद अगर हम समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज के इसके फैक्ट की बात करें तो देखिए समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होंगे, अर्थात अगर हम ऐसे विकर्ण निकाल दें तो हम बोलेंगे AC बराबर BD के है, अर्थात इनके विकर्ण कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो याद रखिए आप 2 पॉइंट, कौन से, अगर विकर्ण समानुपातिक विभाजित करें, अगर विकर्ण चतुर्भुज के विकर्ण समानुपातिक विभाजित करें तो वह चतुर्भुज कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो गए तो वो क्या होगा, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज होगा। ये दो बातें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। अगर हम समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज की बात करें तो इसके प्रत्येक समांतर भुजा से लगातार कोण कैसा होगा, बराबर होगा। प्रत्येक भुजा से लगातार कोण कैसा, समांतर भुजा से लगातार कोण कैसा होगा, बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं A कोण बराबर कोण B, यही तो बोलेंगे आप। तो बोले कोण A बराबर कोण B के होगा, कोण C बराबर कोण D के होगा। अर्थात समांतर भुजा, ये भी समांतर है, समांतर भुजा से लगा कोण, समांतर भुजा से लगा कोण, समांतर भुजा से लगा कोण, समांतर भुजा से लगा कोण और समांतर भुजा से लगा कोण कैसा होगा, आपस में बराबर होंगे। समांतर भुजा के विपरीत कोण का युग्म एक संपूरक होगा, अर्थात कोण A प्लस कोण C का योग देखें तो एक संपूरक मतलब 180 अंश हो जाएगा। ऐसे देखिए अगर कोण A प्लस कोण C की बात करें तो एक संपूरक हो जाएगा, कोण B प्लस कोण D की बात करें तो वो भी संपूरक हो जाएगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, आइए नीचे वाला दिख रहा होगा, लेकिन ये और दिखा दें तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 मतलब एक संपूरक बनाएगा, बात समझ में आ रही है, क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी पूरी बातें, क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी पूरी बातें। तो देखिए इसके फैक्ट क्या बताया हमने समलंब समद्विबाहु के, इसके असमांतर भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, इसके समांतर भुजाओं से लगातार कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, समांतर भुजाओं से विपरीत कोणों का युग्म संपूरक होगा, एक विपरीत कोणों का युग्म कैसा होगा, संपूरक होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हम समलंब चतुर्भुज की बात करें तो समलंब चतुर्भुज का समांतर युग्म कैसा होगा, बराबर होगा, यानी समांतर होगा, ठीक है, एक ही युग्म बनेगा, समांतर भुजाओं का युग्म एक ही बनता है, ठीक है। अगर बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अगर विकर्ण समद्विभाजित करें तो आप समझ जाइए वो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अगर विकर्ण बराबर हैं तो समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है बताइए, ठीक है। तो हर एक बात, हर एक फैक्ट पर गौर करिएगा। अगर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, यहां लिख देते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, 1/2 समलंब समद्विबाहु, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्या होगा, 1/2 समांतर या 2 समांतर, ऐसा लिख दें, 2 समांतर भुजाओं का योग और इंटू ऊंचाई, ये आपका क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। ये बातें सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। तो आज पूरा आपका पूरा समलंब चतुर्भुज पूरा खत्म होता है और कल से आपके जो 3 क्लासें बची हुई वो केवल आपकी वृत्त से संबंधित हैं और वृत्त पूरा खत्म करेंगे हम कल, ठीक है। कल नहीं 3 क्लासें चलेंगी, ठीक है, कल कुछ और कल परसों भी कुछ, इसके बाद अगले भी कुछ चलेगा, इसके बाद पूरे ज्योमेट्री की थ्योरी समाप्त हो जाएगी। और हाँ, एक रूल और बना रहे हैं हम, ज्योमेट्री की जैसे ही क्लास अब खत्म होती है तो एक ज्योमेट्री के क्वेश्चन चलते रहेंगे और जैसे ही ज्योमेट्री क्वेश्चन समाप्त हुए तो दूसरा आपका टॉपिक मेंसुरेशन चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आप डिसाइड करेंगे आगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि आज एक अर्थमेटिक की जरूर क्लास चलाएं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों की मांग है कि सर परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये टॉपिक आप क्वेश्चन करवाइए इनका, ठीक है। तो जरूर आपकी पूरी मंशा होगी, ठीक है ना। आइए तो चलते हैं, विदा लेते हैं अनंत शुभकामना के साथ। जय हिंद।